लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की आज अहम और बड़ी बैठक होने वाली है। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर शाम 4 बजे ये बैठक होगी। वहीं यूपी की 80 सीटों को जीतने की रणनीति बनाने की तैयारी भाजपा की ओर से कर ली गई है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद चुनावी मोड में भाजपा नजर आ रही है। लगातार एक्शन लेते हुए तमाम तरह की चीजें भाजपा की ओर से की जा रही हैं। ऐसे में चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक इस खास बैठक में आज मौजूद रहेंगे। वहीं सह संयोजक जितिन प्रसाद भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। समिति के सदस्य जेपीएस राठौर के भी इस बैठक में मौजूद रहने की खबर सामने आ रही है। आज भाजपा की ओर से चुनाव प्रबंधन समिति की अहम बैठक है। भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर शाम 4 बजे इस अहम बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने की रणनीति भाजपा की ओर से बनाई जानी है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद चुनावी मोड में भाजपा नजर आ रही है। बीते दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। 4 नए चेहरों को मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान जगह मिली है। वहीं चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक आज इस खास बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। संभल में आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का दौरा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज संभल पहुंचेंगे। आपको बता दें, सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के परिवार से मुलाकात करने अखिलेश यादव आज संभल पहुंच रहे हैं। सांसद के पौत्र और विधायक जियाउर रहमान बर्क से भी अखिलेश यादव मिलने वाले हैं। सांसद शफीकुर रहमान बर्क का 27 फरवरी को निधन हुआ था। कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की थी। इसके बाद उनकी मौत होने पर दुख भी जाहिर किया था। ऐसे में आज संभल में अखिलेश यादव का दौरा है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के परिवार से अखिलेश यादव मिलने वाले हैं। वहीं सांसद के पौत्र और विधायक जियाउर रहमान से भी अखिलेश यादव के मिलने की खबर सामने आ रही है। संभल में आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का दौरा है। आपको बता दें, सांसद शफीकुर रहमान बर्क के परिवार से मुलाकात करने अखिलेश आज संभल पहुंच रहे हैं। बीती 27 फरवरी को अखिलेश के सांसद रहे, सपा से सांसद रहे शफीकुर रहमान बर्क का निधन हुआ था। ऐसे में आज परिवार से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करने अखिलेश यादव संभल पहुंच रहे हैं। आपको याद दिला दें, शफीकुर रहमान बर्क के निधन से कुछ दिन पहले ही सपा सुप्रीमो ने उनसे मुलाकात की थी। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, ये दौरा, संभल दौरा सपा सुप्रीमो का सिर्फ शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए है या फिर इसे चुनावी नजरिए से भी देखा जा रहा है? किरण, अगर बात करें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की, तो बिल्कुल बात सही है कि अखिलेश यादव आज उनका संभल दौरा हो रहा है। जाहिर सी बात है कि आपको बता दें कि सपा के सांसद रहे शफीकुर रहमान बर्क, उनका पिछले दिनों निधन हो गया था। तो उनको उनके निधन पर आज उनके घर पहुंच रहे हैं, उनको गहरा शोक व्यक्त करेंगे। और एक चीज आपको और बता दें कि उनके परिवार से मिलकर आज संवेदना व्यक्त करेंगे। और उनके पौत्र रहे सांसद, सांसद जी के पौत्र रहे विधायक जियाउर रहमान से भी मिलेंगे और उनको सांत्वना देंगे। और दूसरी चीज ये है कि वहाँ संभल के लोगों से मुलाकात भी करेंगे। आगे चुनावी रणनीति पर चर्चा भी करेंगे वहाँ पर। जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आप बने रहिए राजेश हमारे साथ। अमेठी में आज स्मृति ईरानी का 1 दिवसीय दौरा तय हुआ है। सांसद स्मृति ईरानी आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचने वाली हैं। स्मृति ईरानी अक्सर अमेठी पहुंचती हैं, जनता से मुलाकात करती हैं। ऐसे में आज कई जगहों पर स्मृति ईरानी का कार्यक्रम तय हुआ है। तमाम कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री और सांसद शिरकत करने वाली हैं। स्मृति ईरानी के स्वागत की तैयारी अमेठी में हो चुकी है। एक बार फिर से 1 दिवसीय दौरे पर सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंचने वाली हैं। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में पहुंचकर कई कार्यक्रमों में स्मृति ईरानी शिरकत करने वाली हैं। और स्मृति ईरानी के इस दौरे को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि बीते दिन भाजपा का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री एक बार फिर अमेठी पहुंच रही हैं। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, आखिर क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं आज अमेठी में?
करें हम केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की, तो बिल्कुल बात सही है कि स्मृति ईरानी जो है अपने संसदीय क्षेत्र आज अमेठी दौरे पर है और एक दिवसीय दौरा है उनका। आज सुबह 9 बजे लखनऊ पहुंचेंगी और लखनऊ से सीधे वो अमेठी पहुंचेंगी। तो जाहिर सी बात है कि सामने 2024 का लोकसभा का चुनाव है। चुनाव को देखते हुए अपनी तैयारियों को लेकर और अपनी रणनीतियों को लेकर वो अमेठी आज पहुंच रही हैं और वहां पे लोगों से मुलाकात करेंगी, किस तरह से वहां पे अमेठी में लोगों को चुनावी संदेश देंगी। तो ये तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा का चुनाव है, तो उसको लेकर आज अमेठी में पहुंच रही है स्मृति ईरानी। जी राजेश, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्मृति ईरानी का ये दौरा कितना खास हो सकता है? क्योंकि देखिए स्मृति ईरानी अक्सर अमेठी पहुंचती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत कम अमेठी गई हो, वो इसी बात से ही दावा ठोकती हैं कि अमेठी की जनता के दिल में वो बस चुकी हैं। ऐसे में बीते दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तो ये दौरा कितना खास हो सकता है? बिल्कुल किरण, अगर बात की जाए स्मृति ईरानी की, तो बिल्कुल बात सही है कि देखिए स्मृति ईरानी अमेठी दौरे पर है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि अमेठी में सुगबुगाहट हो रही है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने पे कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। तो उसको लेकर स्मृति आई है और आज भी उनका एक दिवसीय दौरा है, उसको लेकर वहां पे मंत्रणा करेंगी, लोगों से मिलकर वहां के पदाधिकारियों से, वहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी और मुलाकात करके वो आगे की रणनीतियों पर चर्चा करेंगी। जी किरण, जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद राजेश। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां राजस्व अभिलेखपाल रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि लखनऊ की एंटी करप्शन यूनिट ने अभिलेखपाल को रंगे हाथ धरा है। डीएम कार्यालय में तैनात अयोध्या प्रसाद को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया है। 5000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ अयोध्या प्रसाद को गिरफ्तार करने की खबर सामने आ रही है। खतौनी की सत्यापित प्रति देने की रिश्वत अयोध्या प्रसाद की ओर से मांगी गई थी। लगातार उनकी शिकायत हो रही थी। ऐसे में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया और अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्व अभिलेखपाल अयोध्या प्रसाद रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ धरे गए हैं। लखनऊ की एंटी करप्शन यूनिट ने आरोपी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ धरा है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कलीम, क्या आरोपी पहले भी इस तरह के आरोपों से घिर चुके हैं या फिर ये पहली बार ऐसा था या फिर किसकी तरफ से ये शिकायतें की गई थी? देखिए किरण जी, जिस तरीके से बात की जाए खतौनी के सत्यापित प्रति निकालने के लिए पीड़ित लगातार काफी समय से चक्कर काट रहा था, लेकिन उसकी जो सत्य प्रतिलिपि है वो नहीं निकल रही थी। तो उसको लेकर के लगातार 5000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। फिलहाल इस तरीके से आरोप लगे हैं। बड़े आरोप है कि 10,000 के करीब जो है रिश्वत मांगी जाती थी, लेकिन 5000 में डीलिंग पूरी फाइनल हुई थी। और जब 5000 रुपए देने की बात हुई तब उसको सत्यापित जो कॉपी थी वो मिलनी थी, लेकिन वो इस मामले को लेकर के प्रताड़ित किया गया था। उस मामले को लेकर उसने एंटी करप्शन टीम में शिकायत की थी और शिकायत करने के बाद उस लेखपाल की अगर बात की जाए, जिस तरीके से रिश्वत लेते हुए जो गिरफ्तार हुआ है उसको जो है जो पैसा दिया गया वहां पर यूनिट पहले से ही तैयार थी और जैसे ही पैसा उसके हाथ में गया उसको रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद फिलहाल उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई की गई है और की जा रही है। इसके साथ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है एंटी करप्शन की टीम के द्वारा और इसके बाद ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। अगर बात की जाए पुराने मामलों को लेकर के, तो पुराना मामला भी इसका जो है देखा जा रहा है कि अगर रिश्वत के मामले क्या इसके खिलाफ पहले भी आ चुके हैं या फिर पहले भी कोई मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज हुआ है। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद कलीम। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार का सीएए पर बड़ा बयान सामने आया है। डीजीपी प्रशांत कुमार का कहना है कि सीएए कानून लागू कराने के लिए यूपी पुलिस पूरी तरह से तैयार है। डीजीपी का कहना है कि कानून व्यवस्था यूपी में कतई बिगड़ने नहीं पाएगी। वहीं डीजीपी ने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए डंडा भी है और डेटाबेस भी। यूपी डीजीपी का ये बयान काफी खास माना जा रहा है। डीजीपी का कहना है कि धर्म गुरुओं और सम्मानित लोगों से लगातार पुलिस की बातचीत जारी है। बातचीत से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। ऐसे में अगर सीएए लागू हो जाता है तो यूपी में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। सीएए लागू कराने के लिए यूपी पुलिस पूरी तरह से तैयार है। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार का कहना है कि उत्तर प्रदेश में तो कानून व्यवस्था कतई नहीं बिगड़ पाएगी। वहीं यूपी डीजीपी ने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए डंडा भी है और डेटाबेस भी, यानी इनडायरेक्टली यूपी डीजीपी ने साफ कह दिया है कि जो भी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा
जो भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके लिए भी यूपी पुलिस के पास इलाज है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी कलीम एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कलीम, यूपी डीजीपी के इस बयान को किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए किरण जी, जिस तरीके से बात की जाए इससे पहले जो एनआरसी और सीए को लेकर के लोग विरोध किए थे, विरोध करने के दौरान काफी समय प्रदर्शन चला, उस दौरान हिंसा भी देखने को मिली थी। लेकिन एक बार फिर से जो सीए कानून लागू करने की जो बात है, उस मामले को लेकर के यूपी के डीजीपी का एक बड़ा बयान भी सामने आया, क्योंकि जिस तरीके से लोगों से जो इनके द्वारा अपील की गई है कि वो सीए को लागू कराने के लिए पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन के साथ तैयार है और प्रदेशवासियों को विश्वास भी दिलाने की बात की गई है कि अगर किसी ने भी कानून व्यवस्था बिगाड़ी तो उसको दुरुस्त रखने के लिए, यानी कि जो अराजकता फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, उनके लिए कानून के पास डंडा भी है। यानी कि जो अराजकता फैलाएंगे, हिंसा फैलाएंगे, लोगों को वो बरगला कर माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ जो पुलिस का डंडा है वो भी कहीं ना कहीं काम करेगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए लोगों से संवाद करने की, तो धर्मगुरुओं और समाज के जो समाज लोग हैं, पुलिस लगातार उनसे वार्ता भी कर रही है, जिससे कि लोगों के बीच जो अपील है वो सही तरीके से पहुंच सके और लोग इसका विरोध ना करें। पर इन्हीं सब मामलों को लेकर के साफ तौर से कहा जा रहा है कि जो कानून व्यवस्था है वो यूपी में दुरुस्त करने की बात, क्योंकि इससे पहले जब ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे तब भी इन्होंने कानून व्यवस्था पर एक बड़ा काम किया था, क्योंकि जिस तरीके लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा था उसको दुरुस्त करने के लिए इनको ग्राउंड पर उतारा गया था। और उसी तर्ज पे एक बार फिर से जब सीए लागू करने की बात है तो अब मौजूदा में कार्यवाहक डीजीपी है, तो इनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी और एक बड़ा विश्वास भी है। तो उसी विश्वास के तर्ज पर लोगों से अपील भी कर रहे हैं और लोगों को हिदायत भी दे रहे हैं, क्योंकि एनआरसी के दौरान जो हिंसा हुई थी, हिंसा के दौरान आगजनी हुई थी, जो सरकारी संपत्तियों की हानि हुई थी, उसका भी जिस तरीके से लोगों से वसूला गया था, उन सभी चीजों को लेकर के इनडायरेक्टली सभी को हिदायत भी दी जा रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि सीए लागू करने के दौरान जो विरोध है, क्या वो विरोध देखने को मिलेगा, या फिर जिस तरीके से आम जनमानस से जिस तरीके से धर्मगुरुओं की अपीलें भी की जा रही है उसका फायदा भी देखने को मिलेगा। जी, यही जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद कलीम। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां काकोरी में सिलेंडर ब्लास्ट से भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि इस ब्लास्ट में 2 साल की मासूम सहित 5 लोगों की मौत हुई है। काकोरी में ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां 2 साल की मासूम सहित 5 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 4 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक जरदोजी का काम करने वाले मुशीर का परिवार इस भयंकर हादसे का शिकार हुआ है। 2 सिलेंडर में ब्लास्ट लगने की खबर सामने आ रही है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि धमाका इतनी जोरदार था कि कमरे की दीवारें उड़ गई। वहीं रात करीब 10:30 बजे शॉर्ट सर्किट से ये हादसा होने की वजह बताई जा रही है। बताया जा रहा है सिलेंडर लीक हो रहा था और शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक ही बड़ा धमाका हो गया, मौके पर आग लग गई। वहीं जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक इस आग में जलकर 5 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिसमें 2 साल की बच्ची और 4 साल की एक बच्ची भी शामिल थी। हादसे में 4 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। सभी का इलाज चल रहा है। वहीं जरदोजी का काम करने वाले मुशीर के परिवार में शामिल 5 लोग इस दर्दनाक हादसे का शिकार हुए हैं। 2 सिलेंडर में ब्लास्ट होने से कमरे की दीवारें तक उड़ गई, पूरा कमरा तहस नहस हो गया। एक बार फिर से किसानों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। एक बार फिर से किसान विरोध प्रदर्शन पर आमादा हो गए हैं। दिल्ली की ओर एक बार फिर से किसान बढ़ने वाले हैं। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है ट्रेन और बसों में भरकर ये किसान दिल्ली पहुंच सकते हैं। ऐसे में राजधानी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजधानी में पुलिस और जवान पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। एमएसपी सहित तमाम मांगों को लेकर एक बार फिर से किसानों ने दिल्ली कूच की तैयारी कर ली है। टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर की निगरानी की जा रही है। लगातार इन बॉर्डर्स पर पुलिस की नजर बनी हुई है और ऐसे में रेलवे और मेट्रो स्टेशंस पर भी सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। आपको याद दिला दें, ये वही तस्वीरें हैं जो आज से कुछ दिन पहले हमने देखी थी। फरवरी में किसानों का ये आंदोलन शुरू हुआ था। तमाम तरह से इन लोगों ने अपना विरोध जताया। इन पर कंट्रोल पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। तमाम तरह की कोशिशें प्रशासन की ओर से भी की गई, लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े हुए थे। 5 बार
बात भी हो चुकी है, लेकिन किसानों और सरकार के बीच बात नहीं बन पा रही है। ऐसे में एक बार फिर से किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला लिया है और एमएसपी की तमाम मांगों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। ट्रेन और बसों में भरकर किसानों के दिल्ली पहुंचने की खबर सामने आ रही है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।